मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खाड़ी से निकलकर समुद्री इलाकों तक फैल गया है। इस बीच जंग की आग जब खाड़ी से निकलकर समुद्र तक पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरानी नौसेना के एक जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में जहाज डूब गया, उसमें सवार 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही क्योंकि हिंद महासागर भारत के समुद्री व्यापार और रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम इलाका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब एशिया के समुद्री इलाकों तक फैल रही है? क्या इसका असर भारत की सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों पर भी पड़ सकता है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले बड़े सवाल, खाड़ी से समंदर पहुंचा संग्राम, खतरनाक होगा अंजाम। ईरानी जहाज पर वार, अमेरिकी पनडुब्बी से प्रहार, समंदर में छिड़ा घमासान, दुनिया बनेगी जंग का मैदान। खाड़ी में मीठे पानी पर वार, बनेगा जंग का नया हथियार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, कर्नल रिटायर्ड गोपाल सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड अरविंद सिंह ओबराय जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। कर्नल गोपाल सिंह जी, अभी तक तो देखा छठा दिन भी है, अब जो कल से लेकर आज तक जिस तरीके से ये सबमरीन ने पनडुब्बी ने हमला किया ईरानी जहाज पर, सवाल उसे लेकर उठ रहा है कि अब ये हिंद महासागर, वहां होर्मुज की बात हुई रही है लगातार, लाल सागर की बात हुई लगातार, ये आखिर दिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है? नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, ये स्थिति बड़ी नाजुक है और पता हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ट्रंप साहब चाहते क्या हैं। उन्होंने ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या पूरे विश्व के खिलाफ लड़ाई लड़नी है? आप बताइए। ईरान के जो सैनिक यहाँ आए थे विशाखापट्टनम में, यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी परेड भी की और उसके बाद में वापस जा रहे थे। हिंद महासागर में यदि प्रभुता है तो भारत की होनी चाहिए, और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी पनडुब्बी से उस जहाज को मार गिराया और उसमें 87 से ज्यादा लोग हमारे जो यानी उनके ईरान के सैनिक मारे गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं दर्शाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अमेरिका 39 ट्रिलियन डॉलर डेट के अंदर फंसा हुआ है। आप समझिए, बहुत बड़ी बुरी स्थिति अमेरिका की है और उसको इस वक्त चाहिए कि किसी भी तरीके से, जब जो 83 कंट्रीज हैं जो अपने रुपए में या अपने डॉलर, अपने करेंसी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, तो उस वक्त डॉलर की क्या स्थिति होगी। इससे बौखलाने के बाद यानी ईरान के ऊपर अटैक करवाया गया। ईरान का भी मानना है कि ईरान, हम देखते हैं काफी 40 साल से देख रहे हैं कि ईरान ने भी यानी आतंक को पनाह दी, आतंक के ट्रेनिंग किया, हिजबुल्लाह हो या हुती हो या हमास हो, और उस तरीके से वो यानी इजराइल के खिलाफ जो है ना सारे लोगों को भड़काता रहा है और अब तक करता रहा है। तो आज यदि ईरान ने कोई सबक लिया है या स्टेप उठाया है, क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया, और सबसे बड़ा एक अमेरिका का जो जो भी हुआ है वो उसमें 160 बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मार गिराया, वो एक बहुत बड़ी जो है ना गलती की है। लेकिन क्या ईरान अभी रुक जाएगा? यदि रुकना होता ईरान को तो ईरान ने अमेरिका की बातें मान ली होती, लेकिन नहीं मानी है। अब एक और बात देखने की है कि मुज्तबा खामेनी जो दूसरे बेटे हैं खामनी के, वो बेटे क्या उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे जिस प्रकार से उनके पिता ने की, या फिर कुछ उनके नरमी आएगी? लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो उस तरीके से शांति प्रकट करेंगे। लेकिन क्योंकि बाप का बेटा तो बाप के समान ही होता है ऑलमोस्ट, तो क्या क्या किस तरह की उन्होंने सिखलाई ली है और किस तरीके से अपने देश को महफूज रखने के लिए कार्रवाई करेंगे, और अभी तक लगातार कर ही रहे हैं। एक और मैं यहाँ बात कहना चाहूंगा आगे तक दूसरा सवाल पूछने से पहले आप, कि इजराइल का आयरन डोम और आयरन बीम को भी भेद करते हुए ईरान की मिसाइलें जा रही हैं और कई जगह उन्होंने तेल अवीव पर और कई जगह पर उन्होंने हमले किए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी
जो उनका जखीरा था अभी हाइपरसोनिक और हाइपर यानी ये मिसाइलें जो अभी दागी जा रही हैं, कितना और इनके पास में साजो सामान बाकी है ये तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने जितनी तैयारी की है पूरी तरीके से, वो ईरान जानता था कि आगे होने वाला है और तगड़ा होगा। दो चीजें हैं ना तो यहाँ, ये देखिए, एक तगड़ा होने के लिए अप्रत्यक्ष रूप बहुत से अच्छी तरीके से अमेरिका हर जगह घुसा रहता है, यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से है। कर्नल ओबेरॉय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी देखिए जिस तरीके से अजरबैजान वाली बात हुई तो उसमें ईरानी एम्बेसडर को बुलाया गया कि भाई क्या चल रहा है, तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम अपने पड़ोसी देश पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई हमले नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये तस्वीर क्या क्या रही है, हमले कर कौन रहा है पड़ोसी देश पर? तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल के ऊपर आऊं, तो मैं जो है जो श्रीलंका के साउथ में जो है ईरान का जो नेवी का जहाज है, फ्रिगेट है, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा जी। ये जो है ईरान का जो शिप आया हुआ था, नेवल शिप फ्रिगेट जो है, ये इंडिया के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आया हुआ था, जो कि विशाखापट्टनम में था 18 से 25 फरवरी को। उसके बाद 25 फरवरी को जो है ये वहां से चल पड़ा। इसको हो सकता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है इसको ट्रैक कर रही होगी कि कब कहाँ जाता है। तो जब ये श्रीलंका के साउथ में जब पहुंचा वहां पर, तो वहां पर जो है सबमरीन से जो है टारपीडो से मारकर इसको डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें जो है जैसे बताया मेजर साहब ने कि 87 लोग मारे गए हैं जो कि ईरानियन नेवी के थे, और 32 को जो है रेस्क्यू किया गया है। इसमें जो है एक दो इशू हैं। एक तो जो है वो भारत से जो है उनके टेरिटोरियल वाटर से बहुत ही दूर है और उनके इकोनॉमिक जोन से भी दूर है। तो इसलिए ये कहना कि वो भारत के नजदीक था या कुछ था, वो बहुत गलत संदेश जाता है। जहां तक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि ये जो जहाज था आरएस देना, ये भारत के लिए आया हुआ था। वो आया तो जरूर था ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए और फ्लीट रिव्यू के लिए, लेकिन जो है 25 फरवरी को ये एक्सरसाइज खत्म हो गई थी और ईरानियन नेवी को जो है पता था कि वो किस पानी में है यहाँ पर जी। अभी जो है युद्ध स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को, तो मतलब 3 दिन में जो है वो कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, और उसके बाद जो है वो आज जो है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हर कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं तकरीबन 3 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक। उसके अलावा जो होता है अपना इकोनॉमिक जोन जो होता है वो जाता है 200 नॉटिकल माइल तक। तो ये जो है उन सब से बाहर था और इंडिया का इसमें कुछ लेना देना नहीं था। वो बात अलग है कि हम फौजी होने के नाते इस बात का दुख है कि वो जो है ईरानियन नेवी के जो है सेलर्स थे और वो पूरे जो क्रू था वो उनको जो है हाथ धोना पड़ा। लेकिन मालूम करने वाली बात ये है कि जब लड़ाई हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ईरानियन नेवी को जो है 17 जहाज वो पहले ही उड़ा चुका है अमेरिका को। तो ये जहाज जो था आरएस देना, उनको अच्छा भला पता था कि वो उनको जो है अपने देश के अंदर जाना है और लड़ाई लड़नी है। तो वो थे तो बिल्कुल तैयार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो वहां से जो है अभी पहुंचे ही नहीं थे कि काफी दूर थे, 2000 किलोमीटर दूर थे ईरान से। तो उनको जो है अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो ये तो था इसके बारे में। दूसरा जो है इशू है, पिछले 24 घंटे में जो है टर्की के ऊपर जो है बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी गई है। इसके अलावा अजरबैजान एयरपोर्ट के ऊपर भी जो है अटैक किया गया है। वो बात अलग है कि ईरान ने जो है अभी डिनाई किया है कि हम अपने पड़ोसी देशों को नहीं टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मोड़ है, जबकि टर्की जो है पूरा सपोर्ट दे रहा है पहले दिन से ईरान को।
इसके अलावा अजरबैजान भी जो है न्यूट्रल था अभी तक। और हमने देखा कि इवन ओमान जो है, जो कि पूरे पीस टॉक्स करा रहा था इनके बीच में, उनके ऊपर भी अटैक किया है। तो ये सारा कुछ जो है दर्शाता है कि ईरान ने जो है काफी कोशिश की है कि सबको जो है इसमें लपेटा जाए जहां जहां पे यूएस के बेसिस हैं। इसी कड़ी में जो है साइप्रस के ऊपर भी अटैक आता है। तो ये सारा कुछ जो है अभी चल रहा है। तो अभी जो है ये काफी आने वाले दिनों में जो है परेशानी का सबब बन सकता है। कर्नल गोपाल जी, ये जो युद्ध का तरीका भी बदला है, जो तस्वीर भी बदली है, ऐसे में ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो है, अमेरिका की दादागिरी वो बढ़ती जा रही है अपने तरीके से। जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है उसे ख़राब किया जा रहा है, उसे एक तरीके से मिटाया जा रहा है, नई लकीर खींची जा रही है। दूसरी ओर खाड़ी देशों से अब ये समंदर में हॉर्मुज की बातें हो रही थी, हिंद महासागर तक ये मामला पहुंच चुका है। तो हर तरफ तो डिस्टर्बेंस है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमला किया गया है और ईरान ने उसका रिटेलिएशन किया है, उस रिटेलिएशन में खाड़ी के देश तकरीबन 9-8 देश हैं जिसमें अमेरिका के अड्डे हैं। उन अड्डों के ऊपर इन्होंने यानी ईरान ने हमला किया है, उनकी मिसाइल और ड्रोन जाकर के यानी अटैक कर रहे हैं। अभी देखने वाली बात यह भी है कि दुबई में या अबू धाबी में जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं अमेरिका के, अमेजोन का है या माइक्रोसॉफ्ट का है या और कई ऑफिसेज हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। तो ये साफ जाहिर होता है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका को न केवल उसके जो ठिकाने हैं जहां पर उसके सैन्य सामान है या उनके अड्डे हैं, उनके अलावा भी जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इकोनॉमिकली भी यानी ध्वस्त किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इससे अमेरिका और ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन कल की जो न्यूज है या आज सवेरे की जो न्यूज है उसमें यह भी दिया गया है कि जितने वर्ग भी खाड़ी के देश हैं या और तमाम छोटे छोटे राष्ट्र हैं, वो अमेरिका के जो डिफेंस कंपनीज है, जो डिफेंस प्रोडक्शन करती हैं या हथियार बनाती हैं, उन कंपनियों के पास में धड़ाधड़ तमाम यानी ऑर्डर मिल रहे हैं। यानी वो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि अमेरिका जो बनियागिरी करता है, यानी अपने साजो सामान को बेचने के लिए दूसरे को धमका करके, दूसरे को प्रताड़ना दे करके, दूसरे को हमला करके या करा करके अपने साजो सामान को बेचने के लिए करता है, वो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के पास में ये भी है कि यदि आगे आने वाले समय में ईरान अपनी प्रभुता को, संप्रभुता को रखने के लिए, रक्षा के लिए आगे अटैक करता रहेगा और यदि ज्यादा नुकसान होता है अमेरिका का, खास तौर से सामान का नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अमेरिका को। देखिए, फर्क पड़ेगा जब उसके आदमी यानी उसके सैनिक मारे जाएंगे। क्योंकि जैसे आप काफी देख रहे हो, यानी अमेरिका के अंदर काफी विद्रोह धीरे धीरे आगे सिमरिंग करके आगे बढ़ रहा है। और यदि बॉडी बैग जाएंगे वहां पर तो उसके बाद में त्राई मचेगी अमेरिका में। लेकिन ये कब तक चलेगा? 3 ऑप्शन मेरे सामने हैं। नंबर 1 कि ईरान मुज्तबा खौमेनी के आने के बाद अमेरिका की शर्तों को मान ले। वो लगता नहीं है कि ये मानेंगे। दूसरा, क्या बाकी जो देश हैं दोनों समझाने की कोशिश करें, ईरान को भी और अमेरिका को भी और इजराइल को भी, इसको युद्ध को शांति करने की कोशिश करें, लेकिन वो भी लगता नजर नहीं आ रहा। तीसरा, क्या ईरान रुकेगा अपनी बातों से या इजराइल रुकेगा अपनी बातों पर? तो ये अभी कुछ समय के लिए तो नजर आ नहीं रहा। इसमें एक और सबसे बड़ी बात जो होने वाली है वो ये कि एनर्जी हर देश को चाहिए। और एनर्जी क्या है? या तो गैस है आपकी या आपका ऑयल है। और ऑयल का सप्लाई 40% यानी हॉर्मुज जो है उससे निकलता के आता है। वहां पर अभी बताया गया है, जैसे आ रहा है खबरों में आ रही है, तकरीबन 15 से 20 जो शिप है ईरान के उनको डुबो दिया गया है, उनको गिरा दिया गया है। और इसी बीच ये भी खबर है कि ईरान ने जो है उनके इब्राहिम लिंकन जो हवाई एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी नुकसान पहुंचाया है।
तो अभी स्थिति काफी नाजुक हो रही है। और कल आज सवेरे का स्टेटमेंट है यूरोप का कि यूरोप में तबाही मचेगी यदि एनर्जी के ऊपर असर पड़ता है तो। वो तो पूरे विश्व में पड़ेगा, उसी को लेकर तो चिंता जो मतलब इस लड़ाई को नहीं चाहते हैं या इस युद्ध को नहीं चाहते समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उन पर ये सबसे ज्यादा असर, और खासकर भारत पे। हालांकि कर्नल ओबेरॉय जी, रूस ने कहा है कि हम तो हैं ही, लेकिन सवाल यह है कि ठीक है रूस तो है ही, लेकिन जहां से लगातार व्यापार होता रहा, जो रास्ते रहे, उसे बंद करने से क्या फायदा। एक चीज और भी अमेरिका ने कहा है, तेल के साथ पानी, जब मीठे पानी का जो उनका हिसाब किताब है उसे भी खत्म करने की चेतावनी दे रहा है। तो ये जो है रशिया जो है इंडिया का सबसे टाइम टेस्टेड जो है सहयोगी रहा है। और इस समय जो है जबकि इंडिया का जो है 40% जो है ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना है, इंक्लूडिंग एलएनजी वगैरह, जो कि अब बंद हो गई है, तो उससे जो है अगर ये रशिया का जो ऑफर है ये एक बिल्कुल दोस्ती और डिप्लोमेसी को दर्शाता है। और इस पूरे ऑयल के खेल में जो है इस लड़ाई के कारण, क्योंकि रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि तकरीबन जो है $80-85 पर बैरल हो गया है, तो इसमें सबका तो नुकसान है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि वो उनका जो तेल निकलना था वो बंद हो गया है, बेच नहीं पा रहे हैं जो उनका ऑलरेडी निकला हुआ है। तो और उनकी इकोनॉमी के लिए और कुछ इनके पास है ही नहीं, और इनके पास तो खाने के लिए भी नहीं है सारा कुछ मिडिल ईस्ट में। तो ये सब कुछ जो है डिपेंड करते हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है, और बहुत ही अच्छे स्टेट में है इस समय, हमारे स्टॉक्स जो हैं 25 से 50 दिन के लिए हैं, और इसी को जो है पूरा करने के लिए जो रशिया ने ऑफर दिया है, मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा ऑफर है, और शायद इंडिया जो है इसको कबूल कर लेगा। दूसरा सवाल रहा जो अमेरिका ने भी बोला है कि भाई अब तो खाना पानी भी बंद कर देंगे, मीठे पानी का स्रोत है नहीं। तो इंडिया का जो है राइस एक्सपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट जो है इंडिया के राइस एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस समय जो है सुना है कि 40 से 50 जहाज जो है हमारे आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद हो गया है। तो ये खाना पानी की तो जरूरत जो है मिडिल ईस्ट की, ये इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जो है मिडिल ईस्ट जो है सिर्फ अपना तेल निकाल रहे थे, और तेल की का जो है कीमत जो है डॉलर्स में, वो अमेरिका का फायदा हो रहा था। इन्होंने जो है कहीं भी लड़ाई लड़ी नहीं है एक दो कंट्रीज को छोड़ के, और वो था कुवैत था या इराक था, उनको तो पता है कि लड़ाई कैसे लड़ती है और कैसे स्टॉकिंग होती है। लेकिन बाकी के मिडिल ईस्ट को जो है इस चीज का बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है कि लड़ाई जो है कैसे किया जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जैसे ही एक कोई मिसाइल आ जाती है या ड्रोन आ जाता है ईरान का, तो एकदम से भगदड़ मच जाती है ऐसे देशों में। तो ये जो है मेरे हिसाब से अभी काफी दिन तक चलने वाला है। लेकिन एक चीज और जो आज की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि जो है ईरान की जो है मिसाइल लॉन्च करने की जो है ताकत 86% तक कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है मिसाइल लॉन्चर्स और ये जो है सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो इसलिए जो है अगर इसको सही भी समझा जाए या थोड़ा बहुत समझा जाए कि उन्होंने कुछ ज्यादा बड़बोला बोल दिया है, तो फिर भी जो है काफी बड़ी विक्ट्री है ये अमेरिका की और इजराइल की। एयर सुपीरियरिटी इनके पास है। अभी इस समय जो है आज भी जो है एक F-35 ने तेहरान के ऊपर जो है एक जहाज को उड़ा दिया है। तो अभी जो है यूएस एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स अपने मन चाहे ढंग से लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। नेवी का जो है इस्तेमाल जो है ईरान अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और मिसाइल की काबिलियत अगर देखा जाए, अगर वो बोल रहे हैं 85-86% कम हो गई है, तो इसके बाद
बचा क्या है उनके पास? ईरान के पास जो है बचे हैं सिर्फ ड्रोन्स वो जरूर हर महीने जो है इतने बना सकते हैं कि वो तंग करते रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माइन कर दिया है, तो अगर लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो इस माइंस को निकालने के लिए जो है काफी टाइम लग जाता है। ये माइंस की जो है लाइफ ही तकरीबन 8 से 10 साल तक होती है, और इसको निकालने में जो है कई साल लग जाएंगे लड़ाई होने के बावजूद भी। तो इसलिए जो है इंडिया का डाइवर्सिफिकेशन जो है हर चीज के लिए, ऑयल से लेके एक्सपोर्ट्स का जो इंडिया ने किया है, तो ये जो है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जिसके कारण इंडिया को इतनी परेशानी नहीं होगी जितने कि बाकी यूएस के एलाइज जो हैं मिडिल ईस्ट को। ठीक है, परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन कर्नल गोपाल जी स्टैंड क्या होना चाहिए, और अभी तक इतने दिन में स्टैंड क्या रहा? भारत की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी या भारत की पॉलिटी या भारत देश का स्टैंड पहले से ही रहा है कि आतंक के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होना होगा। सर कैसे? अब देख लीजिए ना, मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अब ईरान को देख लीजिए, हिजबुल्लाह, हूती, हमास। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, एक बार ISIS के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फिर पता चलता है कि उन्हें सब कुछ मुहैया भी वो कराते हैं। अब पाकिस्तान के उनको देख लीजिए, क्या है सब जानते हैं, वही सब कुछ है। अगर कहे कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही वाली कहानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यानी अमेरिका ने आज तक लड़ाई लड़वाई है, खुद इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, और जहां पर भी इन्वॉल्व रहे हैं वहां पे मात खा करके आए हैं, चाहे वो वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, और यहाँ पर भी अभी ये यहाँ मात खा करके ही जाएंगे। लेकिन इनको चाहिए क्या? जब भी इनकी इकोनॉमी में नुकसान होने की संभावना होती है तब ये लड़ाई लड़ते हैं या लड़ाते हैं। यूक्रेन को देख लीजिए, यूक्रेन के साथ में जब तक 4-5 दिन के अंदर खत्म होने वाला युद्ध, वो जो है अभी 4 साल हो गए, अभी लड़ाई चली रही है। रही बात भारत की, भारत के प्रधानमंत्री ने साफ, अभी उनके बार बार जो हमारे इंटरनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं जो राष्ट्र के खिलाफ ही बात करते हैं, राष्ट्रवादी अपने आप को बहुत बोलते हैं। तो बार बार जब उनसे जिक्र करते हैं, कहा जाता है कि भाई क्यों नहीं इसका किया, प्रधानमंत्री वहाँ गए, वहाँ जाकर के उन्होंने बता करके आए कि तुम लड़ाई लड़ो। अरे भैया, कौन ये ऑपरेशंस के जो भी डिसीजंस होते हैं राष्ट्राध्यक्ष के पास में होते हैं, और लास्ट मिनट ही वो इनको डिस्कस नहीं किया जाता है। और हमारा उद्देश्य तो कुछ और था कि हम अपने लिए, देश के लिए, अपने 8-9 जो सौदा करने के लिए गए थे, हमें भारत को बढ़ाना है कि हम तो यानी इजराइल से बोले कि तू जाके लड़ाई लड़ भाई। लेकिन बात सिंपल ये है कि अमेरिका क्यों लड़ रहा है और इजराइल के साथ में क्यों खड़ा है? क्योंकि इजराइल जिस प्रकार से जीव आपके मुंह में है, उस तरह से कब कौन से दांत उसको काट ले, उस तरह की इजराइल की स्थिति है। और पिछले 40 साल से आप देख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह उधर आपके नॉर्थ में है, इधर होती है, इधर जो हमास है। पिछले साल जो है 7 अक्टूबर को हमास ने 200 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। तो ये आतंकवाद का कोई ना तो मजहब है ना कोई ठिकाना है, लेकिन जो भी आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 1 बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, 3 बार चल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि कोई देश उसको ही संभालता है और फिर उसके खिलाफ वो जाता है तो क्या, ये सांप वाला स्थिति है। सांप को आप दूध भी पिला दोगे फिर भी आपको डंक मारेगा। यही अमेरिका के साथ में हुआ है। अमेरिका 40 साल पहले ईरान को काफी मदद करी, और लेकिन आज जो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये स्थिति दिन यानी समय आने के ऊपर बदलती है, लेकिन आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कि आज 6वां दिन है, 6वें दिन तक सीरिया ईरान में कुछ करना था तो उस इराक में उसने ईरान को सपोर्ट किया। अब जब ईरान में कुछ करना है तो वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी स्थिति हम समझ सकते हैं। क्योंकि नहीं, आप एक और देखिए, आप हमारे पाकिस्तान से देख लीजिए, पाकिस्तान के सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो दोनों तरफ से खेल रहा है ना, वो चाइना से भी लेके आता है सामान और अमेरिका से भी लेके आता है। कर्नल ओबेरॉय जी, हाँ कर्नल ओबेरॉय जी, इस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से भारत को क्या कुछ अब तैयारी करने की जरूरत है?
हर एक एंगल से, हर एंगल से। अभी जो है वैसे आपको बता दिया जाए कि जो लड़ाई होती है उसके लिए जो है कुछ प्राइस देना पड़ता है, और इस प्राइस को देने के लिए इजराइल तो तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, लेकिन अमेरिका का जो है एम जो है बार बार बदल रहा है। अभी होता क्या है कि सबसे पहले जो डिसीजन होता है उसमें पॉलिटिकल एम क्या होता है, तो पॉलिटिकल एम के बाद जो है मिलिट्री एम आता है, और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब अमेरिका का प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल एम ही क्लियर नहीं है, आपने देखा पिछले 5 दिनों में उनके एम ही चेंज होते जा रहे हैं, तो उनकी मिलिट्री क्या करेगी, तो वो थोड़ा जो है कंफ्यूजन हो जाता है। जहां तक इंडिया का सवाल है, आपने जो बोला है, हमने जो है अपने सारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो है सबसे बातचीत की है। तो शुरू में जो है लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये इंडिया के जो है ओशन में जो है इंडिया के बैकयार्ड में ईरान का जो है नेवल शिप उड़ा दिया गया है अमेरिका ने, तो क्या इंडिया को खबर थी कि नहीं थी। तो ये सब तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि ये सब कुछ जो है नहीं, मेरा पूछने का मकसद केवल ये था कि भारत भी देखिए दुश्मनों से घिरा पड़ा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, आप समझ रहे हैं ना किस परिस्थिति को लेकर मैं बात कर रहा हूं। ये इन परिस्थितियों में क्या है कि सबसे ज्यादा ऑयल का इफेक्ट जो है इंडिया के ऊपर पड़ रहा है और चाइना के ऊपर पड़ रहा है, और ये दोनों को ही जो है ऑयल जो है रशिया देख के पूर्ति कर देगा। तो ये जो है हमारी तिकड़ी जो अगर बनती है ब्लॉक की, जो रशिया का, चाइना का और इंडिया का जो है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खलल आएगा। दूसरी चीज जो है इंडिया सबसे बातचीत कर रहा है, सारे कंट्री से, फ्रांस से भी बात कर रहा है। अभी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी ऑफर किया है कि हम भी जो है डिप्लॉय करेंगे यूएस के सपोर्ट में, और लेकिन इंडिया जो है इस तरीके से कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन इंडिया को जो है अपनी इकोनॉमी के बारे में, ऑयल के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड लीडर है इस समय जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। अगर इंडिया ऐसा नहीं कर पाता है तो पूरे वर्ल्ड में जो है डिप्रेशन और इन्फ्लेशन का इतनी बड़ी मार हो जाएगी कि जो है इसको सुधरने में जो है तकरीबन 4 से 5 साल लग सकते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि लड़ाई करना तो शुरू करना आसान होता है, लेकिन बंद करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। और हम लोग सोच रहे थे कि ये नहीं, उसके बाद जो साइड इफेक्ट होता है उसका असर कई सालों तक पड़ता है, इसे भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।